पहले तो एक मिस्टेक थी, उसको मैं क्लियर कर दूं कि पिछले लेक्चर की, कि जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होती है वो करंट की तब्दीली को सेंस करके होती है, ना कि करंट की एब्सोल्यूट वैल्यू पर डिपेंड नहीं करती। जैसे यहाँ पे देखिए करंट डॉटेड लाइन है, तो करंट एक्चुअली मैक्सिमम है, लेकिन वोल्टेज एक्चुअली वहाँ पे जीरो है, क्योंकि जो डेरिवेटिव है करंट का इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो वो जो है वो एक्चुअली टेंजेंट लाइन है इस पॉइंट पे, जो कि यूं दिखाई जा सकती है। तो यहाँ पे देख लें कि इस वक्त टेंजेंट लाइन का जो स्लोप है वो एक्चुअली जीरो है, तो इसलिए यहाँ पे वोल्टेज जो इंड्यूस हो रही है वो जीरो है। तो यहाँ पे हालांकि करंट इस वक्त मैक्सिमम है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहे, बल्कि उसकी तब्दीली को सेंस करके जो है वो वोल्टेज इंड्यूस होती है। तो मैंने मिस्टेक शायद ये की थी कि मैं इसका स्लोप दिखा के, तो ये ब्लू का स्लोप से मैं रेड लाइन बना रहा था। हालांकि इंडक्टर का जो बिहेवियर है, इंडक्टर बिहेवियर में वोल्टेज जो इंड्यूस होती है वो करंट की तब्दीली को सेंस करके होती है। सो फ्लक्स इज एक्चुअली चेंज होना, फ्लक्स चेंज होना एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू करंट की तब्दील होने से, और उससे वोल्टेज इंड्यूस होती है। जबकि इंडक्टर में ऑब्वियसली कैपेसिटर में मैंने वो सही एक्सप्लेन किया था कि करंट जो डेरिवेटिव वो यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज जो है वो करंट इंड्यूस करता है। इसका मतलब है कि वोल्टेज की तब्दीली जो है वो करंट जनरेट करती है। तो अगर आप देख लें कि कैपेसिटर के ऊपर अगर एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वोल्टेज की इस वक्त, वो उसको अगर आप देखें तो वो तो मैक्सिमम है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली दिस इज दी मैक्स। लेकिन यहाँ पे अगर आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो टेंजेंट लाइन का जो स्लोप है एक्चुअली डेरिवेटिव है वो एक्चुअली जीरो है, तो इसलिए जो करंट है वो जीरो है। तो ये जो करंट और वोल्टेजेस का लैग लीड करना है कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों केसेस में, ये एक्चुअली इनका बिहेवियर है, और जिसकी वजह से ये आपस में जो है 90 डिग्री आउट ऑफ फेज है। तो लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था, मैं उसको एक दफा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ, समराइज कर देता हूँ कि जो करंट फेजर और जो वोल्टेज फेजर है, जैसे मैंने कहा था कि नोटेशन हम में टिल्डा जिसको मद कहते हैं, ये हम मद लगाएंगे टू शो दैट दिस इज अ फेजर। तो करंट फेजर और वोल्टेज फेजर जो है रेजिस्टर में दे आर रिलेटेड विद आर, जबकि इंडक्टर में करंट फेजर और वोल्टेज फेजर इज रिलेटेड बाय j omega l which is the impedance of the inductor। और इसी तरीके से करंट इन द कैपेसिटर एंड द वोल्टेज फेजर जो है वो आपस में रिलेटेड है विद द इंपीडेंस ऑफ द इंडक्टर कैपेसिटर माना j omega c। तो ये एक्चुअली वोल्टेज करंट रिलेशनशिप AC के केस में दैट इज रिलेटेड द करंट्स एंड वोल्टेजेस इन फेजर डोमेन और इन फ्रीक्वेंसी डोमेन in RL and C circuits are related by their impedances। तो जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि टाइम डोमेन पैसिव एलिमेंट्स RL और C हैं, जबकि इन फेजर डोमेन they are actually impedances। So we give a new name, Z is equal to R and Z is equal to J omega L। तो इसको आप यूं भी महसूस कर सकते हैं कि जो j omega l है that is it is only inductance here, लेकिन फ्रीक्वेंसी की वजह से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो एक्चुअली इस करंट को स्टॉप करती है या इस करंट को कंट्रोल करती है, रिड्यूस करती है। तो वो जो फ्लक्स है दैट इज नॉट इन दी that is in the space, not inside the conductor, so but the effect is inside the conductor, but actually the flux is around the inductor। so that's why एक another imaginary domain में हमने consider करके उसकी जो impedance है उसको show किया। so that's why it's a complex quantity, that impedance। इसी तरीके से इम्पीडेंस जो है वो कैपेसिटर की जो है वो कैपेसिटेंस टाइम डोमेन में है, जबकि इम्पीडेंस इज इन दी फ्रीक्वेंसी डोमेन, और इम्पीडेंस इज 1 over j omega c। तो आप देख सकते हैं कि माइनस j over omega c है। जो एक और नाम है इसका वो रिएक्टेंस है, बिकॉज इट्स अ प्योर रियल नंबर। सो इसी तरीके से अगर इम्पीडेंस को अगर आप इन जनरल देखें, सो इम्पीडेंस इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दी z and the real part of the Z के अगेंस्ट प्लॉट करें, कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंसेस को प्लॉट करें,
तो रियल पार्ट जो है दैट इज एक्चुअली द रेजिस्टिव पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज एक्चुअली दी इट कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी नेगेटिव. सो अगर पॉजिटिव है तो इट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस XL और अगर ये नेगेटिव है तो इट इज अ कैपेसिटिव रिएक्टेंस. जे को अलावा देख लें आप. So capacitance capacitive reactance is actually a negative number, so it can be shown as a vector, and जो inductive reactance है XC, so that is a positive number, XL is a positive number and the capacitive reactance XC is a negative number. So अगर XC और R है, so in general जो impedance है that is a, so इन दोनों को अगर आप combine कर दें, so in general the impedance is R plus इस केस में अगर आप देख लें it is JXL. So impedance का जो real part है that is actually the resistance और उसका जो imaginary part है that is actually the inductance. अगर plus हो इसी तरीके से अगर minus हो, so suppose this is this thing, अगर आप इसको head to tail table से add कर दें, so now this is some other impedance. This was impedance 1 and this is now equal to R minus JXC. So it is a negative quantity. So इसलिए जो impedance है इसका एक real part है और imaginary part है. Real part is responsible for the अगर हम यहीं पे हम इसको देख लें तो ये it is responsible for the consumption of the power, जबकि जो यहाँ पे कम्प्लेक्स प्योर इमेजिनरी पार्ट है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एनर्जी मे बी, एंड दैट्स व्हाई दिस इज j omega L and similarly 1 over j omega C. So that's why the inductor is a storage element, and so this part, this j omega L impedance is responsible for storing the energy, in other words. Similarly, in capacitor, the energy stored in the form of electric field, and in case of inductor, it is in the form of magnetic field. So, जो energy है, it is stored, and it is impedance is actually responsible for storing energy in a pure capacitor, and similarly, in a pure inductor, its impedance is responsible for storing the energy in the form of magnetic field and inductor. So दूसरी जो इसकी जो इक्वेशंस थी वो यूं दिखाई हुई थी, जैसे वोल्टेज फेजर है, ये बुक में बोल्ड लेटर से लिखते हैं, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि यू विल राइट अ टिल्डा हियर एंड करंट हियर. और फेजर क्या है एक्चुअली? फेजर इज द मैग्नीट्यूड पार्ट ऑफ द वोल्टेज. जैसे यहां से देख लें मैग्नीट्यूड पार्ट ऑफ द वोल्टेज, अगर ये वोल्टेज फेजर है, एंड द एंगल ऑफ द वोल्टेज. सो फ्रीक्वेंसी इज समहाउ is not present in it, so you have to write separately whatever the frequency is. So ये जो है वो notation है phasor की. Phasor voltage is expressed in the form of peak value of the voltage and the initial angle, which is the phase angle of the voltage. Whereas you can write the same thing in a complex exponential as a Vm and e raised to the power j theta b. Similarly, the current phasor is represented by current phasor है ये voltage phasor था, और voltage current phasor is के दो हिस्से हैं, एक real part है, एक magnitude है उसका और एक angle है. जो magnitude part है that is the peak value of the current, और जो उसका angle part है it is initial angle of the एक्चुअली करंट. सो ये चूंकि साइनसॉइड थे तो उन साइनसॉइडल का जो पीक वैल्यू है वो ये है और उसका एंगल ये है. सो यू कैन राइट दिस इन दिस फॉर्म आल्सो. सो वी यूजुअली आई प्रेफर टू राइट इन दिस फॉर्म. डायरेक्टली हम फेजर्स को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. सो ये वही जो चीज़ है वो ये इन इक्वेशंस में एक्सप्लेन है चैप्टर 8 में. तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो वोल्टेज फेजर है नाउ इट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल. So this is the voltage phasor is related to this I phasor, which is the current in the inductor in this case is related to j omega L, which is actually the impedance. तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दी. ये प्रीवियस लेक्चर था, उसकी समरी थी. तो अब
हम फर्स्ट करें एक सर्किट हमने सॉल्व करना है और अब हम देखते हैं कि सबसे पहला जो चीज़ आपने नोटिस करनी है वो आपने इनपुट नोट करनी है. व्हाट इज द इनपुट? सो वी ऑफ टी. तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं. ये determine the equivalent impedance of the network shown in this figure below, and if the frequency is 60 hertz. So then compute the current I of t if the voltage source is V of t is equal to 50 cos of omega t plus 30. तो वोल्टेज जो है वो आप देख लें, that is equal to 50 cos of omega t plus 30 degree. तो जैसे ही आप देखेंगे वोल्टेज जो है वो it is a sinusoidal. So you just remember sinusoidal steady state, and then the next thing which should come in your mind is कि वो जो है उसको phasor domain में convert करना है. So instead of solving a differential equation and writing a differential equation, what we have done in the strategy to develop की है वो ये है कि आपने इस सारे सर्किट को जो है वो phasor domain में convert करना है. So what I will do is I will convert the whole circuit in the phasor domain like this. वोल्टेज की जगह वोल्टेज फेजर कैपिटल लेटर और टिल्डा. करंट नजर आया मुझे तो करंट है अब कैपिटल लेटर और टिल्डा. रेजिस्टेंस है इट इज रिमेन्स रेजिस्टेंस. इंडक्टेंस नजर आएगा सो इट विल बी रिप्लेस्ड इन फेजर डोमेन बाय इट्स इंपीडेंस व्हिच इज j omega l. Similarly, capacitor nazar aaya, so capacitor is replaced by its impedance, which is actually 1 over j omega c. So this is the actually time domain जिसमें RLC है, and this is actually phasor domain representation जिसमें we are showing the impedance. So बजाय इसके कि आप इसको time domain में solve करें या differential equation लिख के solve करें, we will directly transform the circuit. So the step 1 would be whenever you see a sinusoid, whenever you see a sinusoidal input, so step 1 should be, so immediately transform the circuit in phasor domain or the frequency domain. तो अब हम देखते हैं कि j omega l सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं. मैं यहाँ पे कर लेता हूँ j omega l. अच्छा, अब इसने दो केसेस हमें दिए. उसने कहा एक दफ़ा फ्रीक्वेंसी जो है वो पहली दफ़ा आप सेट कर लें 60 हर्ट्ज, और दोबारा आप जो है वो एक सर्किट में उसने कहा है कि करंट मालूम करें, दूसरे में उसने कहा है कि सिर्फ इम्पीडेंस मालूम करें कि फ्रीक्वेंसी तब्दील हो जाए. पहले हम f60 रखते हैं. So f is 60, which means that omega is 2 pi f, which is 2 pi into 60, which is 120 pi. So अब ये j omega l हमने मालूम करना है, तो j ये हो गया, omega is 120 pi, l जो है वो 20 मिली. 20 मिली is 10⁻³ -3. अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो दिस विल बिकम, पहले मैं ये कैलकुलेटर चूंकि ये वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मैं यहाँ से शिफ्ट मेन्यू में जाऊँ, सॉरी डायरेक्ट मेन्यू क्लिक करूँगा और मैथमेटिक्स वाला फंक्शन है तो डायरेक्टली यही इस्तेमाल करूँगा. थोड़ी सी मैं इसमें चेंजिंग करूँगा चूँकि अभी मैं कम्प्लेक्स नंबर कंप्यूटेशन करनी है. तो शिफ्ट मेन्यू दबा के आप यहाँ से पहले इसको इसका जो एंगल है इट शुड बी इन डिग्री, सो आई कन्वर्ट दिस इनटू डिग्री. ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया. देन कम्प्लेक्स नंबर मोड जो है वो रियल पार्ट के बजाय मुझे रेक्टेंगुलर के बजाय मुझे पोलर फॉर्म में चाहिए. तो मैं इसके नीचे ये वाला बटन है तो ये प्रेस कर दूंगा, ये पोलर में कन्वर्ट हो गया. तो आई थिंक यही सेटिंग्स मैंने करनी थी. तो ये तो होगी. अब मैंने क्या करना है, जस्ट इसमें फिलहाल तो मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन वैसे आपको बता रहा था कि जब आप कम्प्लेक्स नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये चीज़ें आप उसमें करके कर सकते हैं. एनी हाउ 120 into 20 is equal to this, so divided by 1000 equal to 2.4. So ये हो गया जी j 2.45. So अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये जो j omega l है this j 2.45.
जबकि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो 1/j ओमेगा c है, तो मैं 1/j ओमेगा c लिख देता हूँ. सो दिस इज इक्वल टू 1/j. ओमेगा इज 120 पाई, c इज 50 माइक्रोफैरड, तो 50 है, माइक्रो ऊपर जाएगा तो 10⁶ हो जाएगा. तो अब मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ. 10⁶ is 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10⁶ divided by 120 में लिख देता हूँ. 120 से डिवाइड किया तो ये आ गया, फिर 50 से डिवाइड किया तो ये 166.66, और फिर आप पाई से भी डिवाइड कर दें. पाई मुझे फिलहाल नजर नहीं आ रहा है इसमें, तो मैं इसको बल्कि पाई से फिलहाल मैं डिवाइड करूंगा. सो आई हैव टू सर्च फॉर द पाई. पाई से सो 3 से डिवाइड में, चूंकि मुझे श्योर नहीं होगी येलो दबाऊंगा या आई थिंक दिस इज अ येलो. सो डिवाइडेड बाय आंसर डिवाइडेड बाय शिफ्ट y, okay, is equal to 53.05. It's approximately 53. So ये माइनस j ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाता है, -j53. और इसको भी मैं 2.4 पाई को भी मैं फर्दर कर देता हूँ कि 2.4 मल्टीप्लाई बाय शिफ्ट 7.53. So this is 7.53j. So in other words, what you will do is you will directly write these values in the phasor domain. So एक portion हमने cover कर लिया इसका 7.53j. तो सबसे पहले हमारा काम ये था कि हम इस सर्किट को फेजर डोमेन में कन्वर्ट करें. अब हम दोबारा क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्योंकि इतना काम करके आप भूल जाएंगे कि आपने करना क्या है. सो लेट्स कम बैक. सो डिटरमिन द इक्विवेलेंट इंपीडेंस ऑफ द नेटवर्क इफ द फ्रीक्वेंसी एंड देन कंप्यूट द करंट इफ द वोल्टेज इज v of t is 50 cos of omega t plus 30. जैसा हमें मालूम है कि हमारा जो रेफरेंस है वो कोसाइन है इस केस में, और ये मैं वोल्टेज को भी डायरेक्टली कन्वर्ट करता हूँ. So voltage phasor जो है वो क्या है, it just takes the peak value of the voltage and the initial phase of the this is 50 angle 30. तो इस तरीके से voltage source भी जो है वो phasor domain में हमने convert कर लिया. So this is very simple. So phasor domain representation is actually peak value and the initial phase of the quantity. So in this case it is voltage. तो अब करंट मालूम करना और इम्पीडेंस मालूम करना दोनों आसान है. दोनों इसमें हम ये कर सकते हैं कि व्हाटएवर इज इन दीज, ये तीनों सीरीज में है तो तीनों इम्पीडेंसेस, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी. सो यू विल ऐड देम अप दीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सो रजिस्टर और ये जो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है और इंडक्टिव रिएक्टेंस है, दे आर इमेजिनरी नंबर्स एंड दे विल बी ऐड अप. So, okay, anyhow, I'll just write the equivalent impedance simply as the sum of these two. It is R plus j omega L minus j over omega C. So, और इनको मैं डायरेक्टली अगर ऐड कर दूं, so Z equivalent is equal to 25. फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस जो कि J7.53 है माइनस J53 है. डायरेक्टली वैल्यूज जो है वो यहाँ पे लिखते हैं और अब आप कंप्यूट कर लें. मैं 25 प्लस 7.53 शिफ्ट जे हम यूजुअली इंजीनियरिंग में जे आई हम नहीं यूज करते आयोटा, बिकॉज आयोटा आई इज यूज्ड फॉर द करंट. सो दैट्स व्हाई बट यू शुड राइट जे, बट हियर कैलकुलेटर में आई. सो माइनस
53 shift iota. So ये somehow should be something directly इसने मुझे impedance दे दी polar form में. So this is 51.88 51.8 angle minus 61.2 लिख देते हैं, approximate कर देते हैं. So this is impedance. Now if I apply the Ohm's law here, और यहाँ KVL में लिखूँ, so KVL says that you add all the voltages. लेकिन चूंकि अब मैंने ये तीनों impedance जो है जो कि इस बॉक्स के अंदर है, they are replaced by a single equivalent impedance, so which is shown in the polar form here. So which is V is equal to I into this impedance, which is that equivalent. So just Ohm's law is very simple. V is equal to I phasor into Z equivalent. So I is actually already in phasor domain. Sorry, I हमने actually मालूम करना है. So I is equal to V phasor divided by Z equivalent, और V जो है that is 50 angle 30. ये already हमने किया 50 angle 30 divided by 51.8 angle minus 61.2. तो इसको अगर आप डिवाइड करें, और 51 divided by minus 61.2, आंसर को okay, anyhow 50 shift with the angle 50 angle 30 minus 51.8 shift angle minus 61.2. ये मैंने क्या किया, डिवाइड करना था, सो माइनस नहीं करना था. 31 sorry delete divide by 51.8, so this is actually equal to 0.96 or angle 91. 0.96 angle 91 है 0.2. So this is actually current phasor. तो current phasor को अगर ये पूछे कि I of t, actually इसने पूछा होगा I of t क्या, so what I will do is I will transform this I phasor into I of t, क्योंकि मुझे मालूम है कि I of t जो है उसकी पीक वैल्यू ये है 0.96 cos of, क्योंकि ये रेफरेंस कोसाइन का है, cos of ओमेगा. ओमेगा मुझे पता है कि यहाँ पे मैं ओमेगा मालूम करता हूँ, इट इज 125. So 125 t, and this initial now the current का जो initial angle है 91.2. So eventually अगर आप देखें, थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन करते हैं कि वोल्टेज का जो फेजर था, वो वोल्टेज का जो इनिशियल एंगल था वो 30 था, और इसका जो एंगल है वो plus 90 है. So it is shift left. So the current is leading actually the voltage और करंट एक्चुअली इसमें देख लें तो करंट लीडिंग एक्चुअली वोल्टेज का एंगल 30 से स्टार्ट हो रहा है, इसका एंगल 91 से स्टार्ट हो रहा है. तो इवेंचुअली अगर आप देखें तो जो कैपेसिटिव इंडक्टेंस है वो एक्चुअली रिएक्टेंस एक्चुअली कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो एक्चुअली इसको इससे माइनस करें तो जो इमेजिनरी पार्ट रह जाता है वो एक्चुअली नेगेटिव है. नेगेटिव इज एक्चुअली कैपेसिटेंस. सो ओवरऑल जो सर्किट की जो इमेजिनरी पार्ट जो डोमिनेंट है वो एक्चुअली कैपेसिटिव पार्ट है. सो दैट्स व्हाई इट इज द ओवरऑल करंट इज लीडिंग
दी वोल्टेज जो सप्लाई वोल्टेज है। अगर ये फर्ज करें ये 56 होता है J प्लस J 56, तो उस केस में ये डोमिनेट होता है ये वेक्टर, और ये वेक्टर छोटा था और रिजल्टेंट जो है वो एक्चुअली इट वाज अ पॉजिटिव नंबर। तो उस केस में वोल्टेज जो है करंट एक्चुअली लैग कर जाता है और वोल्टेज लीड करता है। सो इसका ओवरऑल जो सर्किट है दैट इज कैपेसिटिव है, व्हिच वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम हियर। तो इस तरीके से आप ये पहला अच्छा, फिर इसने कहा है कि फाइनली कैलकुलेट द इक्विवेलेंट इम्पीडेंस एफ इज 400 हर्ट्ज। तो मुझे मालूम है कि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो जो इंडक्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस या इम्पीडेंस जो है वो एक्चुअली बढ़ जाती है, और जो है वो जो कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस है वो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से वो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, ओमेगा डिनोमिनेटर में है, सो ओमेगा इज एक्चुअली बड़ा नंबर होगा तो इट विल रिजल्ट इन अ स्मॉलर नंबर। सो अभी हम देख लेंगे कि जो अब जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो एक्चुअली 400 है, तो 400 को 2 पाई से ज़रब दें। अब मैं यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, नाउ द ब्लैक फ्रीक्वेंसी इज 400, सो नाउ द ओमेगा इज 2 पाई इंटू 400 which is actually 800 pi. So if I insert here J 800 pi, तो ये काम मुझे कैलकुलेटर से करना चाहिए। सो डिलीट 800 into shift pi into 20 into 10 to the power minus 3। मुझे फिलहाल नहीं लिखना था, इसमें कैसे लिखते हैं। सो आई सिंपली डू द डिवीजन बाय 1000, सो इज इक्वल टू 50.26। अब आप देख सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो अब इस मैं यहाँ पे एक और कलर से लिख देता हूँ, वो अब बढ़ गई है, वो आई है जी 50.26। सो नाउ इट इज 50.26 J। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगी और कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगी, बिकॉज ओमेगा इज इन द डिनोमिनेटर है। सो अब देख सकते हैं आप यहाँ पे 10⁻⁶ ओवर J 120 के बजाय 800 पाई आप लगाएंगे और साथ 50 ये आ जाएगा। अब मैं इसको अगर डिवाइड करूं, 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 800, फिर डिवाइडेड बाय 50, फिर डिवाइडेड बाय शिफ्ट बाय 7.95। अब आप देख सकते हैं कि 7.95 ये -3 होगा। ये आप इसको कंपेयर करें, जैसे आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो जो अब ये वेक्टर है, जो ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर लाइक अ वेक्टर, तो अब जो वेक्टर है इसका या मैग्नीट्यूड आप कह लें ये कम हो गया है और कैपेसिटिव इंडक्टिव जो है वो रिएक्टेंस ज्यादा हो गई है। अब अगर आप फर्स्ट करें करंट मालूम करेंगे तो अब करंट जो है वो एक्चुअली लैग करेगा और वोल्टेज लीड करेगी, बिकॉज द ओवरऑल जो रिएक्टेंस है वो इंडक्टर की डोमिनेंट है। पर्पल केस अगर ये जो पर्पल केस अगर आप चेक करें, पिंक जो है इसको देखेंगे, तो जबकि ब्लू केस में जो पहला 60 हर्ट्ज थी उसमें जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस थी वो ज्यादा थी और इंडक्टिव जो रिएक्टेंस थी वो एक्चुअली कम थी, इसलिए ओवरऑल जो है वो जो सर्किट था वो एक्चुअली कैपेसिटिव था। तो कैपेसिटर में क्या होता है, एक्चुअली करंट जो है वो क्या करता है, करंट लीड करता है और एक्चुअली करंट वाज लीडिंग है। फिर ये एक और क्वेश्चन है जो एक्चुअली सॉल्व किया हुआ है। अगर आप देखें इसने कहा जी लेट्स डिटरमिन द फेजर डायग्राम ऑफ द सीरीज सर्किट शोन हियर। तो इस सीरीज सर्किट की आपने फेजर डायग्राम मालूम करनी है। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि इस सर्किट को फेजर डोमेन में कन्वर्ट करना है।
तो जो सोर्स वोल्टेज है वो एक्चुअली आई डोंट नो कि वो उसमें गिवन है या नहीं, बट एनी हाउ वोल्टेज को वोल्टेज से वोल्टेज फेजर में कन्वर्ट किया, 4 बिकम्स 4 इन द फेजर डोमेन, एल को जे ओमेगा एल से मल्टीप्लाई किया, इट वाज आई डोंट नो, ओमेगा इज एक्चुअली गिवन, आई थिंक इट इज 377 और 2 पाई पे डिवाइड करें इट इज 60 हर्ट्ज। सो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी गिवन है 60 हर्ट्ज, सो 60 इंटू 2 पाई आप देख सकते हैं हमारी जो 60 हर्ट्ज हो, 60 ये हो गया, एफ हो गया, इंटू 2 पाई इंटू 2 इंटू शिफ्ट पाई, so this is 376.99 which is actually 377, so 377 radians per second is equivalent to 60 hertz. तो जे ओमेगा यानी 377 से 15.92 मिली को मल्टीप्लाई करें, जो कि कर देता हूँ देखने के लिए, 15.92 डिवाइडेड बाय 1000 ये मिली होगा, मल्टीप्लाई बाय ये आ गया 15.92 इज एक्चुअली 0.1593 जे ओमेगा, और जे तो मैं साथ नहीं लिखा, मल्टीप्लाई बाय 377 it is 6.005 which is actually 6, so 6J, so I have written here 6J. इसी तरीके से 1326 म्यू माइक्रोफैरेड, सो इसको अगर आप 15 एक्सएल क्या हो जाएगा जी, सॉरी एक्सी 1 ओवर जे ओमेगा सी, तो 1 ओवर जे ओमेगा सी, तो जे ओमेगा 377 इंटू सी जो है 1326 होगा, और जो माइक्रो है ऊपर जाके 10⁶ मेगा हो जाएगा, 10⁶ इज एक्चुअली 1 मेगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करें यू विल गेट -2j, 2 ओवर जे और जे को मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय जे करेंगे देन बिकम -2j। तो दिस इज सिंपल हियर, जे को ऊपर लेके जाने का तरीका ये है, जे से मल्टीप्लाई करें, जे से डिवाइड करें, तो जे स्क्वायर -1 और -2j हो जाएगा। Okay, now what we will do is this is the voltage phasor, this is the inductive phasor, and this is the capacitive phasor. Now we will I think इसमें I don't know के current I think current VS is given here, तो करंट मालूम करना है। सो सोर्स वोल्टेज जो है वो दी हुई है 12 एंगल 2 है, सो इट इज V एज फेजर इज कॉस है, कॉस से मुझे पता चल जाता है कॉस इज डायरेक्टली हमारा रेफरेंस भी है, तो इसकी जो मैग्नीट्यूड है 120 एंगल 2 वो इसका पीक वैल्यू, और एंगल क्या होगा 90। तो अब मैंने करंट मालूम करना है, तो करंट जो है वो करंट फेजर इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज फेजर VS supplied divided by the ZT which is the impedance। तो ये 4 जमा 6J minus 2J is actually 4 plus 4J, and उसको पोलर फॉर्म में लिखें तो 402 angle 45 is the total impedance। तो एक सप्लाई वोल्टेज है, उसके साथ एक इक्विवेलेंट इंपीडेंस है, तो ओम्स लॉ इज क्वाइट सिंपल नाउ, I is equal to वो यानी जो ये वाला सर्किट है दिस विल रिड्यूस टू एक्चुअली अ सिंप्लीफाइड सर्किट, जो कि एक्चुअली ये है करंट फेजर है, सॉरी ये वोल्टेज फेजर गिवन है। अब आपने इक्विवेलेंट इंपीडेंस एक बार मालूम कर लिया Z इक्विवेलेंस, एंड करंट आपने मालूम करना है। सो करंट इज सिंपली V फेजर ओवर Z इक्विवेलेंट। तो V फेजर जो है वो हमने मालूम किया हुआ है 120 एंगल 2 है, सॉरी 12 एंगल 2 है, 12 एंगल 90 है, और Z इक्विवेलेंट जो है इन तीनों को जमा करें तो पोलर फॉर्म में लिखते हैं 402 एंगल 45। सो इफ आई डिवाइड दिस आई गेट 3 एंगल 45। सो करंट फेजर इज 3 एंगल 45। दिस वाज द करंट फेजर, इट इज 3 एंगल 45। अब अगर मुझे, चूंकि मैंने उसने शुरू में पूछा कि फेजर प्लॉट करें, तो मैं देखता हूँ फेजर कौन कौन से हैं। फेजर अगर आप आइडेंटिफाई करें तो इसका मतलब है यू नीड करंट फेजर, सप्लाइड फेजर, ये फेजर, वोल्टेज, कैपेसिटेंस।
करंट अभी हमने मालूम कर लिया, करंट इज डन इन दिस स्टेप हियर, वोल्टेज इज ऑलरेडी नोन, इट इज हियर, और अब आपने वी आर, वी एल, वी सी मालूम करना है। तो वी आर इज सिंपल ओम्स लॉ, आई इंटू आर, आई फेजर इंटू आर, यानी आई इंटू आर हो जाएगा, आई फेजर इंटू आर। तो आई फेजर जो है वो 12 एंगल 45 है, इंटू 4 इज सॉरी 3 एंगल 45 है, इंटू 4 इज एक्चुअली 12 एंगल 45। दिस इज सिंपली अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसी तरीके से आई इंटू 6j करेंगे, 18 एंगल 135, और वी सी इस तरह आई इंटू -2j करेंगे, यू गेट 6 एंगल -45। अब जो है वो हमने इसको प्लॉट करना है। तो प्लॉट करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि कन्वीनियंट कोई जगह ढूंढ लेते, बल्कि ऐसा करता हूं कि इसमें ऐसा करते हैं कि जो किसी एक को रेफरेंस लेते हैं, क्योंकि सप्लाइड वोल्टेज को हम रेफरेंस ले लेते हैं। सो वी एस देख लेते हैं 12/290 है। चूंकि करंट सेम है तो करंट को रेफरेंस ले लेते हैं, करंट देख लेते हैं क्या है। करंट इज 3 एंगल 45। ओके, रेफरेंस ना भी लें, रेफरेंस से मुराद ये होती है कि आप इसका एंगल 45 की जगह 0 भी कर सकते हैं और फिर सारे फेजर डायग्राम को 145 डिग्री रोटेट कर दें क्लॉकवाइज। लेकिन ऐसे चले ऐसा नहीं करते, हम डायरेक्टली प्लॉट करते हैं जो जहां पे। पहले करंट को देखते हैं। करंट जो है वो 3 एंगल 45 है। सो ये इसको मैं थोड़ा सा ग्रिड के ऊपर कर देता हूँ ताकि वो, बल्कि इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं अगर ये सही बन जाए तो। और इसको भी सीधा कर लेते हैं। सो 3 एंगल 45 तो कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में, तो इट इज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। So somehow maybe 3 is फर्स्ट करेंगे 1, इसमें 3 would be different because suppose कर लेते हैं कि हम ये 3 बॉक्स में से गुजरे तो हम कहते हैं ये 3 है, ये 3 एंगल 45 है। So this is 3 एंगल 45 is the current phasor and it is shown as a form of a vector. अब VS जो है, सो यहाँ पे मैं इसको चूंकि सीरीज सर्किट है, दिस इज करंट फेजर। अब वी एस जो है सप्लाइड वोल्टेज किसी और कलर से करता हूं। ये 12/2 और ये इट इज क्वाइट अ बिग नंबर, 1236 तकरीबन, यानी √2 जो है 70% ज्यादा है। 1284 20 एक बनता है थे। एनी हाउ 12 मल्टीप्लाई बाय √2 भी यहाँ से आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। शिफ्ट √2 तो 40% ज्यादा होगा तो 1248, तो ये बन जाता है 1216 16.97। तो ये जो फेजर डायग्राम है इसमें इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू द स्केल बट आई मेक अ लिटिल बिट बिगर हियर। सो एग्जैक्टली इसका एग्जैक्ट वो नहीं है, जस्ट यूज अ अप्रॉक्सीमेशन है, वो चला जाएगा एग्जैक्टली इसका बनाऊं तो। सो एनी हाउ दिस इज वी एस फेजर। इसके बाद आ जाती है रेजिस्टर की। रेजिस्टर जो है इट इज 12 एंगल 45। अगर आप देखें तो करंट, रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज इन फेज होती है, तो वोल्टेज फेजर इज एग्जैक्टली अलाइंड विद दिस वन। इट इज अ लिटिल बिट बिगर, इट्स क्वाइट बिग। सो एनी हाउ आई जस्ट ड्रॉ डैश लाइन हियर एंड देन इसके बाद मैं एक बिगर लाइन बना देता हूं। सो दिस इज वी आर फेजर। It is just plotting the complex numbers in this complex domain. और VL जो है वो 18 एंगल 45 है, 135 सॉरी। इंडक्टर जो है 135 क्या होता है 90 में से 135
-90 करें तो ये 45 तो नहीं बनता है, 45 बनता है। इट इज एग्जैक्टली हेयर। इसको किसी और कलर से बना देते, मे बी ग्रीन वन, a little bit bigger, sorry. So this is voltage across the inductor phasor. इस तरीके से voltage across capacitor 6 angle -45, 6 angle -45। मुझे पता है कि जो 45 ओरिजिन से ऊपर जाए तो 45 है, और एग्जैक्टली 180 डिग्री से पीछे जाऊं या सेंटर जो है इन दोनों का डायगोनल, एक्चुअली इस फोर्थ क्वाड्रेंट का डायगोनल जो है वो एंगल -45 हो जाएगा, ये एंगल -45 है। एंड दिस इज वोल्टेज अक्रॉस कैप। अगर आप देखें तो करंट, यानी अगर ये जो हमारी रोटेशन है, एक्चुअली ये assumption ये है कि ओमेगा पॉजिटिव इस डायरेक्शन में है, तो सबसे आगे इंडक्टर की वोल्टेज है और करंट सर्किट का उसे लैग कर रहा है। सो वोल्टेज इज लीडिंग। अब ओवरऑल सर्किट क्या होगा, जो BL और BC एग्जैक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो इसको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो एक्चुअली वेक्टर की फॉर्म में ऐड करेंगे, तो जब दो लाइनें एक दूसरे के ऑपोजिट हो तो उनमें से जो फर्ज करें 6J है एक वेक्टर 6J और एक वेक्टर -8J है, तो 6 में से 8 गए तो -8 इज -2, सो द रिजल्ट इज एक्चुअली -2 J। So this brown is actually the sum of these two. Similarly, ये दो वेक्टर जो है वो ऐड करेंगे आप, एंड जो बड़ा है इसमें हमें इस सर्किट में हमें मालूम देख के मालूम बता सकते हैं कि इंडक्टिव सर्किट है ओवरऑल, बिकॉज 18 एंगल 35। अभी देख लेते हैं 18 एंगल 35 और 6 एंगल -45 को ऐड करता हूं मैं। 18 शिफ्ट एंगल 135 प्लस 6 शिफ्ट एंगल -45, तो ये 12 एंगल 135 है। इस मीन के एक वेक्टर जो है उसकी लेंथ 12 है और वो 135 इस पे लाई कर रहा है। इन दोनों का सम जो है इट इज 12 एंगल 135। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, बल्कि किसी और कलर से मेंशन कर देता हूँ। The sum of these two, VL and VC, is 12 angle 135, and I don't know where is 12 का जो मुझे ये नहीं नजर आ रहा। Okay, anyhow, suppose this is 12, and this is actually the sum of VL plus VC. तो ये ग्रीन और ये जो ग्रे वेक्टर है, एक्चुअली वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सम डायरेक्शन हियर एंड एंगल, सो एंगल इज मेंशन्ड एंड डायरेक्शन इज मेंशन्ड। तो पर्पल में ये जो ब्लूइश कलर है ये रह गया है। ब्लू को और रेड को मैं ऐड करूं, सो आई विल गेट VL प्लस VC प्लस VR। और अगर आप पैरेललोग्राम रूल से इसको ऐड करें, somehow somewhere here, तो इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ। VS must be here according to this figure, जो कि एक्चुअली स्केल्ड नहीं है प्रॉपर्ली, लेकिन if I add these two, VR plus so this vector is actually VR, so this is still VL plus VC। ये दोनों सेम है एक डायरेक्शन में और सेम लेंथ है, so they are same। This plus this one which is ये जो वेक्टर है एक्चुअली ये सम था, तो ये होगा। Okay, this is not according to scale. I actually added I here, but R यहाँ से मैंने VR को वोल्टेजेस को इकट्ठा ऐड करना है। Sorry, this is actually somehow this makes a problem if you don't do according to the scale, but according to the scale, यानी जब ये रखा हुआ है तो इससे ये लग रहा है कि I चूंकि 3 था,
सो द मैग्नीट्यूड आई वाज 3 एंड आई हैव VL प्लस VC एक्चुअली 12 है, तो मुझे ऊपर जाने के बजाय मैंने ये इतना ही तकरीबन बना दिया है, तो ये यहाँ पे बन रहा है। एक्चुअली इट शुड बी समवेयर हियर मे बी, उसको और इसको ऐड करूंगा तो ये यू विल गेट द सोर्स वोल्टेज। सो ओके, टू मेक दिस to somehow justify this, what I will do is I will make this I over here, ये इतना सा जो है वो 3I है, और VR जो है उसको फिर मैं 3 चौके 12 ये somehow I'll make this according to this length somewhere here, फिर भी वो उसके बराबर नहीं होगा, लेकिन फिर भी anyhow just for the sake 2 3, तो ये 3 है तो 3 3 6 3 9 somehow यहाँ पे 3 बराबर, right? So if you just okay, so if you add these now and this now and then it would be somewhere here. Okay, इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, but I think you understand the point के जो आपने जो सम है ये पैरेललोग्राम से आपने बनाना है। So this length is actually VL plus VC and this length is actually VR, और ये VR और ये VL plus ये भी VL plus VC है। So head to tail अगर आप देखें, so this is actually VS। तो वेक्टर एडिशन जो है एक्चुअली वो हमने, so this is these are actually phasors are actually vectors and this is the vector diagram, and this is important maybe in machines, electrical machines में phasor diagrams are really important। 3-phase सर्किट्स हैं, उनमें स्पेशली वही 3-phase मोटर्स हैं, जनरेटर्स हैं, तो उनमें उनके रिलेशनशिप्स और स्पेशली 3-phase जनरेटर हो तो वो आपको फेजर डायग्राम से इजीली मालूम होगा कि कौन सा किधर है, सम क्या बनता है वगैरह। तो ये एक्चुअली फेजर डायग्राम है। आप अगर थोड़ा सा प्रॉपरली चूज करके लेंथ को स्केल कर दें प्रॉपरली, तो देन यू कैन एग्जैक्टली रिप्रोड्यूस द करेक्ट वन। बट हियर इट इज नोन हियर, अगर आप KVL को देखें, वोल्टेज सप्लाइड इज इक्वल टू VR प्लस VL प्लस VC, तो वो हमें पता है कि वोल्टेज सप्लाइड इज इक्वल टू दिस वेक्टर इज VR प्लस ये उसका हेड टू दूसरा इस हेड पे दूसरा एक और टेल बना दिया है, इसकी टेल इसकी हेड से मिला दी है, और ये वेक्टर जो है दिस इज VL प्लस VC दोनों सेम है। तो हेड टू टेल अगर आप सम करें, सो दिस इज एक्चुअली द सम एंड सम इज एक्चुअली VS। सो दिस इज द फेजर रिप्रेजेंटेशन। इससे पहले जो मैं ये प्रॉब्लम करता रहा हूँ, तो वो उसमें ये मसला ये था कि मैं उनको कैलकुलेटर के बजाय पहले मैं इसको, और इसमें बहुत सारे मैंने जो ये पहली दफ़ा है जो मैं ये कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो काफ़ी चीज़ें आसान हो गई हैं और आई कैन यूज़ डायरेक्टली द रिजल्ट्स हियर एंड इसमें, वरना इस प्रॉब्लम को अकम्प्लिश करना, इवन ये जो छोटा सा प्रॉब्लम है, अगर आप कैलकुलेटर इस्तेमाल ना करें या आप कन्वेंशनल तरीके से जो FSC वाला है उसको इस्तेमाल करेंगे, तो रेक्टेंगुलर से पोलर कन्वर्ट करते हैं, फिर पोलर से रेक्टेंगुलर, सो दिस विल टेक क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, मे बी 1 घंटा भी इसके लिए, ये कम से कम आधा घंटा चाहिए होगा। तो इसलिए ट्राई टू अवॉइड द लेंथी कैलकुलेशंस, और वो कैलकुलेटर इस्तेमाल करें। मैं इसको एम्फसाइज करता हूँ, एम्फसाइज करने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ कि यूज द कैलकुलेटर in which you know how to calculate phasor, is actually a complex number, calculate complex numbers arithmetic। अगर एग्जाम वाले दिन आप कहें जी मेरा कैलकुलेटर खराब हो गया था, किसी और से कैलकुलेटर ले लूँगा, वो भी आपके लिए काम नहीं आएगा। यू शुड नो योर ओन कैलकुलेटर, और वही इस्तेमाल करें और वही उसका सेल चेक करके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस कोर्स। अब पैरेलल RLC सर्किट पे आते हैं। पैरेलल RLC सर्किट में अगर आप देखें तो ये सिचुएशन ये है कि इसमें वोल्टेज सेम है सबके क्रॉस, और करंट जो है वो, अब पहले आप सबको करंट फेजर बना दें। ये R दिया हुआ है J ओमेगा L, इट इज ऑलरेडी इन फेजर डोमेन,
और ये आई आर फेजर है, ये आई एल फेजर है, ये आई सी फेजर है। तो यहां पे आप जो बेसिक सर्किट ला है वो केसीएल अप्लाई करेंगे। अपर नोड है और नीचे को ग्राउंड कर दिया आपने, इसको वी कह दिया, जो भी नाम इसको आप दे दें, केसीएल एट अपर नोड which you call as V, so that will end up into जो हम तरीका इस्तेमाल करें, या करंट सप्लाइड इज इक्वल टू करंट एंटरिंग इन द नोड इज इक्वल टू करंट लीविंग द नोड, वो वाला कर लें आप, which is equal to IR plus IL plus IC. Now apply the Ohm's law. I is equal to V over Z. V इसके क्रॉस भी है, तो V over Z क्या है इस केस में, Z is R, V over R, V phasor over R, प्लस ये इंडक्टर था, इंडक्टर की वोल्टेज जो कि V है, डिवाइड बाय इंडक्टर की इंपीडेंस विच इज J ओमेगा L, प्लस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज डिवाइडेड बाय उसकी इंपीडेंस 1 over J omega C. So this is equal to IS supply. IS is equal to V अगर आप कॉमन ले लें, 1 over R plus 1 over J omega L, और दिस J omega C ऊपर चला जाएगा, J omega C. So I over V is actually the वन ओवर Z. Z को अगर मल्टीप्लाई, V is equal to IZ, I is equal to V upon Z, और V को अगर लें तो I is equal to, so this is actually admittance. Reciprocal of the impedance is actually admittance. But anyhow this is 1 over Z. तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि IS is equal to V phasor 1 over R. इसमें J अगर आप कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा जी ओमेगा C, और यहाँ पे J ऊपर चले जाएगा तो माइनस J हो जाएगा, तो आपने एक्चुअली माइनस यहाँ पे लिखते हैं 1 over ओमेगा L. So this is how you can write IS is equal to V, this is actually 1 over Z. अब वोल्टेज अगर कोई भी अगर आपको जैसे यहाँ पे ये वही चीज दिखाई हुई है, आप कहते हैं कि अब V कोई भी जनरल पीक वैल्यू उसकी और इनिशियल फेज 0 है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, इफ V फेजर उसका कोई मैग्नीट्यूड गिवन है और एंगल 0 है, तो IS विल बिकम VM एंगल 0 1 over R प्लस ओमेगा C एंगल 90 हो जाएगा, J से मल्टीप्लाई करें एंगल 90, और ये माइनस J इज एक्चुअली माइनस 90, तो प्लस 1 over ओमेगा L एंगल माइनस 90. So this is what is done here. और यहाँ पे दिखाया हुआ कि IM over R is the magnitude of the, क्योंकि करंट है तो जो करंट रेजिस्टर में जा रहा है वो IM over R है और एंगल 0, जो करंट इंडक्टर में जा रहा है वो VM over V over Z है, C V over I is equal to V over Z, so Z is J omega, Z is equal to omega L, and so VM divided by 1 over omega C है. So यानी इसका मतलब है कि ये जो फेजर है ये एक्चुअली करंट, यानी दिस इज द करंट ऑफ द रेजिस्टर, दिस इज द करंट ऑफ द इंडक्टर, एंड दिस इज द करंट ऑफ द कैपेसिटर. कैपेसिटर का जो करंट है वो प्लस 90 डिग्री होगा और वोल्टेज से, और इंडक्टर का जो करंट है वो ये होगा